राम राम, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। तो महिला आरक्षण बिल से जुड़ा हुआ 131वां संविधान संशोधन बिल आज संसद में गिर गया। बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। लोकसभा में 528 सांसदों ने अपने वोट डाले और बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी। तो 528 का 2/3 होता है 352 और इस तरह से बहुमत नहीं मिलने से यह बिल 54 वोटों से गिर गया। अब 11 साल के शासनकाल में पहला मौका है जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करा पाई। इसके पहले अमित शाह ने घंटा स्पीच भी दी और यह भी कहा कि अगर यह बिल पास नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की होगी और विपक्ष अगर वोट नहीं देगा तो फिर यह बिल गिरेगा। अब देश की महिलाएं यह देख रही हैं कि उनकी राह में रोड़ा कौन अटका रहा है। इन संशोधित बिलों पर लोकसभा में तकरीबन 21 घंटे तक चर्चा हुई और कुल 130 सांसदों ने अपने अपने विचार इस पर रखे, जिनमें से अकेले 56 महिला सांसद थीं जिन्होंने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया है। तो अब लोकसभा में संविधान संशोधन बिल गिर गया है और लगातार आप देख रहे थे कि इसको लेकर के जो चर्चा है तकरीबन 21 घंटे तक इस बिल को लेकर की गई। पर अटैक था, संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया, तो अच्छी बात है। सर, जो सरकार कह रही है कि महिलाओं का विरोध किया, इस बात की आरोप पर जो है विपक्ष को नहीं, हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं थी। ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो और मेरे ख्याल से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज है। मैम, कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? जिस तरह वो कह रही है महिला विरोधी, बार-बार ही कह रही है कि महिला विरोधी चेहरा कांग्रेस का। मैम, एक महिला विरोधी माइंडसेट की बात कह रहे हैं, जो गृह मंत्री ने भी बोला। विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा। ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का। तो लोकसभा में संविधान संशोधन बिल के गिरने के बाद आप लगातार देख रहे हैं कि जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। तो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण 2029 से लोकसभा चुनाव में लागू करने के लिए संबंधित संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, वो संसद के निचले सदन में पारित नहीं हुआ है। अब संविधान में 131वां संशोधन विधेयक 2026 जिस पर मत विभाजन हुआ, पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े और उसी के साथ आपने देखा कि जो बिल है वो गिर गया। लेकिन अब सवाल यहां पर बार बार ये उठाया जा रहा है कि अब इस बिल के गिरने के बाद आगे का जो रास्ता है वो क्या होगा। और खासतौर से आप देख रहे हैं कि सदन के अंदर भी ये कहा गया कि अगर ये बिल पारित नहीं होता है तो फिर संदेश महिलाओं के बीच में ये जाएगा कि विपक्ष इसके साथ नहीं था। लेकिन विपक्ष ने भी इस पर जो ऐतराज जताए हैं उसके क्या मायने हैं, आज इसको समझेंगे। सभी मेहमान हैं मेरे साथ, उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रियदर्शनी सिंह हमारे साथ जुड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। प्रियदर्शनी सिंह जी, स्वागत है आपका। गगन खरोड़ जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। गगन खरोड़ जी, स्वागत है आपका। ओंकार सिंह जी हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी, आपका स्वागत है। और डॉक्टर गुरमीत सिंह जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, आपका भी स्वागत है। प्रियदर्शनी जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आपने आज सदन की जो कार्रवाई है उसको भी देखा होगा। अमित शाह ने भी आज लगभग 1 घंटे से ज्यादा स्पीच किया, लेकिन उसके बावजूद भी जब वोटिंग हुई तो फिर यह संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव था वो गिरा। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए आयुष जी, आपको नमस्कार और इस पैनल में बैठे हुए सभी साथियों को भी नमस्कार। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं यही बात बोलना चाहती हूँ कि जब नाश मनुष्य पे आता है तो सबसे पहले उसका विवेक खत्म हो जाता है। आज आप लोगों ने, जो विपक्ष की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, मैं उनको संबोधित कर रही हूँ, विपक्ष ने आज ये पूर्ण रूप से सार्थक और पूरा क्लियर कर दिया कि हम आधी आबादी के साथ बिल्कुल नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है आधी आबादी के साथ। हम नहीं चाहते कि वो सशक्त बने, हम नहीं चाहते
कि एक आम अगर ग्रास रूट लेवल की कोई महिला है जो काम करना चाह रही है या आगे बढ़ना चाहती है, समर्पण कर रखा है राजनीति में, हमारी जैसी लड़कियां जो राजनीति में जिसको कहते हैं कोई बहुत बड़े नाम के साथ नहीं है, एक नॉर्मल बैकग्राउंड की लड़कियां जो पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उन्होंने आज एक हर उस महिला का सपना तोड़ दिया है। तो जो महिला काम करना चाहती है, सामाजिक न्याय चाहती है, जो महिला चाहती है कि महिला सशक्तिकरण रहे, उन्होंने उस सारी महिलाओं के सपने आज राहुल गांधी एंड कंपनी ने एंड इंडी गठबंधन, सो कॉल्ड इंडी गठबंधन ने खत्म कर दिया है। मुझे आक्रोश है, मुझे क्रोध आ रहा है आयुष जी इस समय, और मैं यहाँ पे मैं खुद महिला हूं और महिला होने के नाते मैं खुद आहत हूं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और ये पहली बार नहीं किया इन्होंने आयुष जी, चलिए पहली बार किया होता तो समझ में आता कि शायद बुद्धि कम थी। नहीं, बुद्धि कम नहीं थी, मंशा कम है आयुष जी इनके अंदर है। मैं आपको उदाहरण के रूप में बता दूं, 1996 में देवेगौड़ा जी की सरकार थी और उसके बाद इन लोगों ने, इन कांग्रेसियों ने बाहर से समर्थन दे रखा था, बाहर से समर्थन दे रखा था, और इनकी एक मंशा थी कि भाई जिसको कहते हैं, जब ये बिल पेश किया गया संसद में तब भी इनका यही रवैया था, इन्होंने पास नहीं होने दिया बिल को। ऐसे ही जितनी भी जो समाजवादी पार्टी है या फिर बहुजन समाज पार्टी है, इन्होंने अड़ंगे लगाए। आज बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने बोला, आज समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह जी, जिसको कहते हैं जिस कम्युनिटी के उद्धारकार, जिसके कहते हैं ना सबसे ज्यादा हितैषी बन रहे थे, अमित शाह जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, भाई हम थोड़ी मना कर रहे हैं, आप दे देना सारे मुसलमानों को, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। ये तो ऐसा क्रेडिट कार्ड दे दिया था अखिलेश यादव, मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव, प्रधानमंत्री ने, कि भाई जिसको खुश करना था उसको खुश करते, आप सारे क्रेडिट ले लेते। प्रधानमंत्री ने बोला है कि भैया आप मेरी एक फोटो ना लगाओ, मुझे कोई प्रचार प्रसार नहीं चाहिए, आप सारा क्रेडिट ले लो। लेकिन इनकी नहीं प्रियदर्शनी जी, अभी भी देखिए जब ये बिल गिरा, प्रियदर्शनी जी जब संविधान संशोधन का ये बिल गिरा तो फिर जो पत्रकार थे उन्होंने सवाल पूछा राहुल गांधी से, और राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट कहा ये बात कि भाई आप 2023 में जो लेकर के आए थे आप उसको एज इट इज लागू करिए, हम अभी भी आपके साथ में हैं। ये बात नारी शक्ति बंधन अधिनियम से है ही नहीं, आपने जो साथ में डीलिमिटेशन करने की, जो साथ में आप इसके साथ इसको दोनों को मर्ज कर रहे थे, उसको रोका है, और ये सही नहीं था। वो आज भी कह रहे हैं कि आप जो 2023 में लाए थे वो आप ही लाए थे ना, कह रहे हैं आप उसको लागू कर दीजिए, पूरा विपक्ष आपके साथ है। सर निशिकांत दुबे जी ने आज इसका बड़ी ही खूबसूरती से जवाब दिया, बहुत खूबसूरती से जवाब दिया इसका। वो झारखंड से आते हैं, झारखंड से सांसद हैं, झारखंड से आते हैं। अच्छा, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, और ऐसा एक और हमारे जो एचएम है अमित शाह जी ने भी इसका जवाब दिया। ऑलमोस्ट 127 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है इस समय जिसमें कि 3 से 4 जिले आ रहे हैं। तो मान लीजिए मैं एग्जांपल के रूप में बोल रही हूँ, और ऐसा गुड़गांव की भी कॉन्स्टिट्यूएंसी, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। क्या बोल रहे हैं जी गगन जी, मैं सही करा रहा हूँ, कुछ नेटवर्क इशू है, प्रियदर्शनी जी कंप्लीट समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 127 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की आयुषी, जिसमें कि बाकायदा इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो काम ही नहीं कर पा रहा है। क्योंकि ये क्यों जरूरी है, ये डिलिमिटेशन क्यों जरूरी है, समझना जरूरी है। निशिकांत जी ने 2 शब्द में इसको समझा दिया। इसको ऐसे समझाया उन्होंने कि भाई झारखंड की कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें 6 जिले आ रहे हैं उनके। अब 6 जिले, इसका मतलब कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर काम करवाना चाहता है किसी एक छोर से दूसरे छोर, तो उसका पूरे दिन की गरीब आदमी की तो पूरी तनख्वाह खत्म हो जाएगी। अगर हम ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी देते हैं तो इसमें ज्यादा फैक्टर किसका आएगा, ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे, ज्यादा लोग बोलेंगे, ज्यादा आम लोगों के आम घरों से इस पैनल में जितने भी बैठे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, इस पैनल में जो भी बैठे हैं सब खुद सेल्फ मेड लोग हैं, आम घरों से आए हुए लोग हैं, चले उन लोगों को मौका मिलेगा। ठीक है गगन जी, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि नहीं ये विपक्ष ने जो किया वो ठीक नहीं, ठीक है गगन जी, ठीक है गगन जी, दिक्कत ये है, ठीक है निशिकांत दुबे जी ने बोला, ठीक है प्रियदर्शनी जी, वो सारी बातें मुझे लगता है कि आज पूरे देश ने सबने देखा है, तो उसको मुझे लगता है कि आज रहने देते हैं, क्योंकि वो सबको पता है। अब ठीक है गगन जी आयुष जी, सबसे पहले आपको
आयुष जी, एक इको प्रॉब्लम हमारे, इसको ठीक कराना। जी गगन जी मैं करवा रहा हूं, आप अपनी बात रखें। सबसे पहले आपको और जो दर्शक आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जो मेरे साथ साथी प्रवक्ता है, उन सबको हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम। मैंने अभी बड़े गौर से जो हमारी साथी प्रवक्ता हैं, हमारी बहन भी हैं बीजेपी की, प्रियदर्शनी जी, उनको मैंने सुना। आज उनको तो मैंने सुना ही, लेकिन 2 दिन के अंदर जो आज संसद के अंदर हुआ, सारे सांसदों ने बोला, जिसमें महिला सांसद भी थी, विपक्ष की भी, सत्ता पक्ष की भी, और सबने आज एक ही बात कही। हमारे जो स्पीकर हैं, स्पीकर सॉरी मैं कह रहा हूँ, जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल जी, सीनियर लीडर है हमारी कांग्रेस की सोनिया गांधी जी और गोगोई जी, उन्होंने सबने अपने वक्तव्य रखे। चाहे हमारे केसी वेणुगोपाल जी थे, उन्होंने भी वक्तव्य रखा, और भी विपक्ष के सभी सांसदों ने रखा, और उसको पूरे देश ने देखा। एक बात बड़े स्पष्ट तौर पे कही गई कि जब ये महिला आरक्षण बिल, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम 160वें संविधान के तहत 2026 से पहले मुख्य रूप से 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह बिल विशेष संसदीय सत्र के तहत नई जो लोकसभा बनी थी, उसमें 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में और 31 सितंबर 2023 को राज्यसभा में रखा गया, और पूरे विपक्ष ने साथ देकर इसको पास कराया। उसके बाद माननीय राष्ट्रपति जी के पास हमारी ये गया, उन्होंने इसको कानूनी तौर पर कानून के रूप में पेश कर दिया। अब होता क्या है कि उस टाइम पे ये वहां पर इसको कानूनी तौर पर 2023 में सरकार द्वारा लागू नहीं किया जाता, जिसका बार बार बीच में हमने कई बार लोकसभा में इसका सवालिया निशान भी उठाया कि आपने इसको क्यों नहीं करा। दूसरी बात, अभी जो हमारी एक विपक्ष के जितने नेता संसद में बोल रहे थे, और अभी हमारी बहन भी बोल रही थी प्रियदर्शनी जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं कि पूरे विपक्ष ने कहा कि आप इसको बीच में क्लब ना करो। सबसे पहले तो एक बड़ा विचित्र तरीके का ये बिल एकदम से लाया गया। इधर तो चुनाव चल रहा है, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी जो पिछले 3 साल में तो आई नहीं। चुनाव के दौरान ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी कि एक अचानक से इमरजेंसी सत्र बुलाया गया और उसके अंदर ये विधेयक लाया गया, और लेकिन दिखाया गया महिला आरक्षण, और जबकि मुद्दा था डीलिमिटेशन का। जो डीलिमिटेशन है, कोई ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। आप ये 500 से सीटें बढ़ा के 850 के आसपास सीटें लेके जा रहे हो, उसमें भी मतभेद था। माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं 816, उनके जो है संसदीय मंत्री, कानून मंत्री, वो कह रहे हैं 815, ये कह रहे हैं विधेयक में जो एजेंडा लिख के दिया गया उसमें लिख के दिया गया 850 सीटें बढ़ेंगी। तो कुछ क्लियर ही नहीं था। ऐसी कौन सी देश के अंदर इमरजेंसी लगी थी कि बीच चुनाव में सिर्फ केवल बुला के और 2 दिन में ही ये बिल पास करना था। कोई छोटा मोटा काम नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिस्टम है। इतनी सीटें घटेंगी, इतनी बढ़ेंगी, उसके ऊपर एक प्रॉपर बहस होनी चाहिए थी। और क्या कमाल करा कि एक दिन पहले 2 एजेंडा दिया जाता है सांसदों को, जिसके ऊपर वो पढ़ते हैं, अपने उसके अंदर जो कमी होती है, जो बेनिफिट होते हैं, जो नुकसान होते हैं, उनको गहनता से पढ़ा जाता है, देखा जाता है, विचार विमर्श किया जाता है। उसके बाद इतने गंभीर मुद्दे पे कम से कम एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, सारी चीजों को दरकिनार करके, और मुद्दा बना लिया महिला आरक्षण का। और मुद्दा था पास कराना था डीलिमिटेशन। इस डीलिमिटेशन से सरेआम दिख रहा था कि किस तरह से इलेक्टोरल जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको तहस नहस करके बदलने का, नष्ट करने का काम, संविधान को खत्म करने का काम इस बिल के तहत किया जा रहा था। और बार बार डीलिमिटेशन पे बोल नहीं रहे, और बार बार कह रहे हैं। नहीं गगन जी, डीलिमिटेशन पर भी आज अमित शाह जी ने बताया ना भाई, देखिए आज भी जितनी सीटें उसी प्रोपोर्शनेट में वो सीटें बढ़ेंगी, और बल्कि उससे ज्यादा ही बढ़ेंगी सीटें। तो उन्होंने बाकायदा डाटा और फैक्ट्स के साथ ही बातें बताई। आज भी जो रिप्रेजेंटेशन है साउथ का, उतना ही रिप्रेजेंटेशन इन सीटों के बढ़ने के बाद भी रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन तो होने वाला नहीं है। तो फिर ये कैसे आप ये कह रहे हैं कि ये डीलिमिटेशन से ये चोट है, या ये संविधान, ये जो हमारे जो संघीय ढांचा है उसके लिए सही नहीं? आज भी तो वही व्यवस्था है ना देश के अंदर। मैं इसीलिए कह रहा हूँ भाई, किसी चीज में कोई आपत्ति नहीं है, किसी चीज में कोई आपत्ति नहीं है। सीट बढ़ेगी, सबके लिए बढ़ेगी, हार जीत होगी, एक हारेगा एक जीतेगा, उस बात का मुद्दा नहीं है। आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी भारत के सरकार के पर तलवार किसने लटका दी थी कि बीच चुनाव में एक इमरजेंसी है घोषित इमरजेंसी, आप आओ, हम जो करना चाह रहे हैं। गगन जी, ऐसे तो भाई पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते हैं। अभी ये 5 खत्म होंगे, इसके बाद 4 राज्यों के और चुनाव शुरू हो जाएंगे। देश में तो कभी ऐसा होता ही नहीं कि कोई भी चुनाव किसी साल में ना हो रहा हो। ये कभी तो करना पड़ेगा ना, ये कभी तो करना पड़ेगा। करो ना, कौन मना कर रहा है? आप संसद में उसको तरीके से करो ना। कोई ये डीलिमिटेशन वाला 542 सीटों से आप 850 सीटें करने जा रहे हो,
तो इसमें इतनी सारी पार्टियां देश की, जिसमें क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं, आपने उनकी सर्वदलीय बैठक भी नहीं बुलाई। आपने उनको एक दिन पहले एजेंडा दिया कि आप पढ़ लो और कल संसद में आके इसको पास कर दो। ये कोई बच्चों का खेल या मजाक तो नहीं है ना कि रिपोर्ट से चलेगी सरकार। चलिए ठीक है, बल्कि ये आप ये कह रहे हैं कि जो डीलिमिटेशन था इस वजह से आपने इसका विरोध किया, महिला आरक्षण को लेकर के आप आज भी साथ में हैं। ठीक है ओंकार जी, और मैं एक जवाब और देना चाह रहा हूँ, मैं खत्म करना चाह रहा हूँ, मेरा जवाब जी, ले लो आप। जी। आज जो ये बार बार बातें कर रहे हैं महिला के सशक्तिकरण की, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आज जो ये बीजेपी की पार्टी है, हमारे हरियाणा में एक पूर्व मंत्री थे संदीप सिंह, बलात्कार के आरोप में पुलिस में केस चल रहा है, उनको संरक्षण दे रखा है। कितने सांसदों को, कितने विधायकों को जिन्होंने महिलाओं पर अत्याचार किया है, गंभीर आरोप लगे हुए, कोर्ट में केस चल रहे हैं, कोर्ट से उसमें क्या कहते हैं रिहाई, उस पे जमानत पे, उनको संरक्षण दे रखा है। ये बात कर रहे हैं महिला उसकी। ठीक है, क्या हरियाणा की लड़की के साथ हुआ? कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं वो संदेश तो आप भी दे रहे हैं, वो प्रियदर्शनी जी भी दे रही हो, तो महिलाएं तय करेंगी ना इस देश में। ठीक है ओंकार जी। आयुष जी, देश में लोकतंत्र है या राजतंत्र, पहले तो ये तय करना पड़ेगा। और लोकतंत्र है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से बिल लेकर आना चाहिए। बिल आया, बिल लोकतांत्रिक व्यवस्था से गिरा। और मैं तो ये कहूंगा सरकार की मंशा ही नहीं है। अगर मंशा होती तो इनको मालूम है इनके पास 2/3 बहुमत नहीं है, मालूम है ना। कोई बच्चे तो नहीं है अमित शाह जी, इनके मंत्री कोई बच्चे तो नहीं है, सबको मालूम है इनके पास 2/3 नहीं है। तो विपक्ष के साथ प्रॉपर कन्वोकेशन होनी चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए विपक्ष से। और फिर जब पूरा विपक्ष कह रहा है कि 2023 में आप ही जो बिल लेके आए थे उस बिल को ले आओ, हम सारे समर्थन करेंगे। फिर क्या बीमारी है इनको? ये क्यों तानाशाह बनना चाहते हैं? मतलब जो ये कह दें उसको स्वीकार कर लें तो हम सारे देशभक्त, और जो ये कह दें हम उसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करें तो हम देशद्रोही। ये ड्रामेबाजी क्यों चल रही है भारत के अंदर? इवेंट मैनेजमेंट पार्टी को यह नहीं मालूम कि उनके पास 2/3 बहुमत नहीं है। अगर 2/3 बहुमत नहीं है तो विपक्ष को साथ लेके चलना किसकी जिम्मेवारी है? इसका मतलब जो ये कहेंगे वो सही। ये सिर्फ चुनाव में बेनिफिट लेना चाहते हैं। और आयुष जी, आपने कहा कि चुनाव तो हमेशा चलते रहेंगे, बिल्कुल चलते रहेंगे, लेकिन अभी तो चल रहे हैं। इस चुनाव के बाद में ले आओ बिल, सर्वदलीय बैठक बुलाओ, एक पूरे भारत की व्यवस्था परिवर्तन होना है। कोई भी पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, एक व्यवस्था का परिवर्तन होना है। 543 सीटों से बढ़ाई जानी है, तो इसमें सर्वदलीय बैठक की जरूरत है आयुष जी या नहीं है? ये बता दो, आप बता दो। आप इनकी बहुत तारीफ करते हो, बहुत इनका पक्षपात करते हो बीजेपी वालों का। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं ओंकार जी, मैं तो इंडियन नेशनल लोकदल की बात करता हूं, तो कल को प्रियदर्शनी जी मुझे ये बोले कि आप इनेलो की बात क्यों करते हो? तो मैं क्या इनेलो का प्रवक्ता हो गया? मैं तो सबकी बात करता हूं, मैं तो आपकी भी बात करता हूं। आप बुरा ना मानना, मेरे छोटे भाई हो। मैं बुरे में नहीं ले रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो इनेलो की भी बात करता हूं, मैं कांग्रेस की बात करता हूं। आप में खासियत क्या है? जब बीजेपी का प्रवक्ता बोलता है क्या 20 मिनट बोलता रहे, आप बीच में नहीं बोलोगे। आप सुनते नहीं ना प्रियदर्शनी जी को, मैंने कहा 3 बार टोका, आज ही टोका मैंने, 3 बार टोका उनको। अब आप अगर आप उसको स्किप कर दें, आप ये चश्मा लगा के बैठ ही जाएंगे ओंकार जी की नहीं मैं उनको टोकता नहीं हूं, तो फिर इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। चलिए छोड़िए, मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था, और जब संविधान संशोधन का नियम संविधान में लिखा हुआ है कि 2/3 लोग इसको सपोर्ट करेंगे तो बिल पास हो जाएगा। अब 2/3 ने सपोर्ट नहीं किया तो रुदन किस चीज का? क्यों दिक्कत हो रही है बीजेपी को जब इनके पास नहीं है 2/3? ये तो ईश्वर की कृपा रही। जैसे 400+ कह रहे थे, अगर 400+ आ जाते तो राजतंत्र में बदल देते, ये वोट का अधिकार खत्म कर देते हमारा। और मेरी बहन क्या कह रही थी, मेरे को बहुत क्रोध आ रहा है। भाई तुम्हें क्रोध तब नहीं आया जब ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर रेप का केस लगा, तब नहीं आया क्रोध जब संदीप सिंह को विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री तब के खट्टर ने कंटेक्ट उनको कवर करने की कोशिश की और बोला कि मैं इसको सस्पेंड नहीं करूंगा। तुम्हें तब क्रोध नहीं आया जब सुराज बराला के बेटे विकास बराला ने एक IAS की लड़की को छेड़ा, तब नहीं आया? अरे शर्म आनी चाहिए, तुम भी तो लड़की हो, आज सत्ता है तुम्हारी, क्या तुम्हारे को उसमें क्रोध नहीं आता जब तुम्हारी सरकार का कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई विधायक, कोई नेता या नेता का बच्चा किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है, तब क्रोध नहीं आता? मर जाता क्रोध। बहुत अफसोस की बात है आयुष जी, बिल पास होना चाहिए। कौन मना कर रहा है?
2023 वाला ले आइए, बिल पास करा लीजिए। जब डिलिमिटेशन होगी तब दोबारा उसमें उसी प्रोपोर्शनेट में दोबारा लग जाएगा। आप क्या दिखाना चाहते हो भारत को? आप भारतवासियों को गुमराह करना चाहते हो, आप सिर्फ झूठ की राजनीति करना चाहते हो। और अभी फिर इसी डिबेट में मुसलमान का नाम ले लिया गया बीजेपी के प्रवक्ता ने। इनको सिर्फ और कुछ आता ही नहीं है हिंदू मुसलमान के अलावा। ये जनता को क्या दिखाना चाहते हैं, मैं तो ये पूछना चाहता हूं। आपके पास नहीं पूर्ण बहुमत, 2/3 मेजोरिटी नहीं है, विपक्ष के साथ बैठक कीजिए, उनको समझाइए। हाँ, अगर उसके बावजूद विपक्ष नहीं मानता है, आपकी बातें जायज हैं, तो ये जनता पर डिपेंड करता है। जनता निर्णय करेगी। आप निर्णय ठीक है, आप ये कह रहे हैं विपक्ष को साथ लेना चाहिए। ठीक है देशद्रोही है, डॉक्टर देश गुरमीत प्रेमी, जी, ठीक है, ये जनता निर्णय ठीक करेगी। है डॉक्टर गुरमीत जी, देखिए ये जो बात ओंकार जी ने कही, ये तो सबको भी पता था कि भाई 2/3 के अगर आपको संशोधन कराना है तो वो नंबर गेम तो आपके पास है नहीं। तो ये क्या मैसेजिंग थी? क्या वाकई में ये लग रहा था कि विपक्ष साथ दे देगा इस बार भी, या ये पहले से सोचा समझा था? कैसे देख रहे हैं इसको आज ये गिरा? देखिए, पहली बात तो ये कि जो कुछ भी माहौल महिला आरक्षण को लेकर रहा है शुरू से, वो कोई बहुत सुखद नहीं माना जा सकता। और इसमें कतई मैं ये नहीं कहता कि कोई एक पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, दूसरी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बहुत वर्षों से ये बात चल रही है और उसमें और पार्टियों की भी सरकारें रही हैं। और जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बात कल से ही स्पष्ट हो गई थी जब शुरुआती बयान आए थे कि ये बिल पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोकसभा में 2/3 बहुमत जो है वो सरकार के पास नहीं था। और जैसे अभी उन्होंने बताया ओंकार जी ने कि वो 400 पार वाली बात तो हो नहीं पाई। दूसरी बात ये भी बहुत स्पष्ट है, कम से कम मुझे तो, कि इस देश में महिलाओं का नेतृत्व, क्योंकि हम एक पितृसत्तात्मक समाज में जीते हैं जिसे हम पैट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं, तो उससे हम लोग सब, हम और आप भी संभवतः उस अनुपात में नहीं होंगे, लेकिन पूर्ण रूप से मुक्त हो नहीं पाते हैं। तो इसलिए, और यही वजह है कि जब महिलाओं की बात चली तो ये हुआ कि ये लॉजिक बड़ा अजीब है कि पहले जी सीटें बढ़ा लो जिससे आदमियों की खत्म नहीं होंगी जो कम से कम मौजूदा हैं। ये क्या लॉजिक? और यही आज बार बार विपक्ष ने कहा कि आप 543 में कर लो ना, हम तैयार हैं। हालांकि मुझे डाउट है, क्योंकि जब ये पहले बात चली थी तो बहुत सारी पार्टियां थी जिन्होंने उस समय बैकवर्ड के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए और ये होना चाहिए, इस तरह से पहले भी ये बिल लटका था। आज फिर एक बार ये सिद्ध हुआ है। जहां तक सरकार की बात है, देखिए बीजेपी, अब अगर कोई व्यक्ति 2001 से सत्ता में है, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री पहले गुजरात में मुख्यमंत्री थे और वो भी बिना चुनाव लड़े वो सबसे पहले मुख्यमंत्री बने और फिर सीधा मंत्री वगैरह तो बने ही नहीं। अगर वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं, ये ठीक है कि पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उनको उतनी अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी अगर वो 3 बार ऑलरेडी जीत चुके हैं तो हम ये सोचे कि मुझे और आपको ज्यादा ज्ञान है, वो तो है नहीं। उन्होंने कोई कच्ची गोलियां तो खेली नहीं राजनीति की, तो जाहिर सी बात है कि वो ये नैरेटिव चलाएंगे। इसीलिए ये डिलिमिटेशन से लिंक होकर बात आई जी, अगर बिल गिरेगा तो हम कह देंगे। उन्होंने कल ही कह दिया था, ये तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि अगर कांग्रेस या विपक्षी दल विरोध करेंगे तो मुझे इसका फायदा होगा। और जो क्रेडिट वाली बात जिसपे वो अभी कह रहे थे कि जी उन्हें क्रेडिट, फिर इसमें ईमानदारी से क्या ये केवल पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए या ईमानदारी से ये प्रयास था? किसी भी पार्टी से, राजनीति में किसी भी पार्टी से ईमानदारी की अपेक्षा करना मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से अधिक कुछ नहीं। राजनीति में हर पार्टी का ध्येय है सत्ता में आना। जो सत्ता में है उनका ध्येय है दोबारा आना। उनको अगर दोबारा आने में फायदा दिखता है तो वो वही काम करेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि वुमेन रिजर्व, और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं, एक बिल गिरने से हम जो इतना निराश हो रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर दोबारा से कोई बात चलती है, अगर दोबारा से कोई वार्तालाप होती है, कोई रास्ता निकलता है, हाँ ये है कि ये लटकने वाली बात है। सब लोगों को ये पहले ही लग रहा था कि 2034 तक खींचेगा। अभी सरकार ने कहा जी हम 2029 में कर देंगे। उसमें विपक्ष की तरफ से भी कई जवाब मांगे गए उनसे कि भाई आप 2011 की सेंसस पे क्यों कर रहे हो अचानक से, और आप 543 पे कर दो और फिर जब जातिगत जनगणना हो जाएगी तब कर लेना। तो ये मामला पेचीदा है। लेकिन मैं फिर जोर दे के इस बात को कह रहा हूँ कि महिलाओं का नेतृत्व या महिलाओं, क्योंकि मैं खुद इस बात से, मुझे भी नहीं लगती है बात कि अगर विपक्ष कह ही रहा था कि 543 में ही कर दीजिए तो फिर क्या दिक्कत है। अगर कुछ लोगों की सीट कट भी जाएगी तो इसमें इतनी बड़ी क्या दिक्कत है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि हम क्यों संख्या बढ़ाना चाह रहे हैं। ये ठीक है, हमने उस संख्या बढ़ाने के लिए हमने नई पार्लियामेंट भी बना ली और ये बात कही गई कि सदस्यों की संख्या वहां पर एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम पहले से पार्लियामेंट बना रहे हैं। और सदस्यों की संख्या अब डिलिमिटेशन, अब तो बिल ही गिर गया, अब तो सारी चीजें अनिश्चित हो गई।
कि आगे 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 होगा क्या। तो मेरा जो मानना है वो यही है कि, लेकिन देर सवेर देखिए लोग देखते हैं, और आज की तारीख में महिलाएं भी इस चीज को समझती हैं। कल प्रियंका गांधी जी ने हालांकि व्यंग में कहा, मैं पर जनरल बता रहा हूँ, उन्होंने, मैं दोबारा बार बार स्पष्ट कर रहा हूँ कि इस मामले में किसी भी राजनीतिक दल की शायद मंशा उतनी साफ नहीं रही है, नहीं तो ये बिल पहले भी पास हो सकता था। लेकिन उन्होंने कल कहा ना कि जी जो व्यक्ति फुसलाता है वो महिलाएं उनको तुरंत पहचान लेती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ नहीं आता, इतना आसान बात भी नहीं है नैरेटिव को चलाना। बट अगेन मैंने कहा कि बीजेपी जरूर ये कहेगी कि देखो हम 2029 में कर रहे थे, और जैसे आपने कहा अब उसमें भी उनका काउंटर है, जो अमित शाह जी ने प्रतिशत के हिसाब से बताया दक्षिण भारत की, जो आपने अभी जिक्र भी किया कि थोड़ा थोड़ा बल्कि बढ़ भी रहा है। लेकिन उस पर काउंटर में किसी की स्पीच में सुन रहा था कि भाई आप ये कहते हो कि एक आदमी को 50 रुपए मिल रहे हैं हफ्ते के या महीने के, और एक आदमी को 5 लाख मिल रहे हैं, तो आप 5 लाख वाले का 10 लाख कर दो और 50 वाले का 100 रुपए कर दो, तो ये कंपैरिजन गलत है। तो लॉजिक किसी भी तरफ से आप पकड़ सकते हैं, वो नजरिया आप कहाँ पर खड़े हुए हो उसमें भी एक लॉजिक है। और सरकार की बात में ये लॉजिक था कि भाई हमने एक फार्मूला बनाया है, उसके हिसाब से जो अनुपात में उसी 50% सीटें बढ़ेंगी। मुझे बस यही सबसे ज्यादा इसमें अजीब बात लग रही थी कि ये बार बार कहना कि जी मौजूदा जो सांसद हैं उनकी सबकी सीटें बची रहेंगी, ये कहाँ से इतना जरूरी था। अगर कुछ लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ता तो उन्हें आगे आ सकते थे वो। और आज कमोबेश सभी पार्टियों ने ये बात का ऑफर भी दिया कि भाई इस तरह से होना चाहिए, पहले तो ये बात नहीं आती थी पहले। तो इसलिए हमें ये समझ, और मैं ये मानता हूँ कि अगर संसद में महिलाएं अधिक आएंगी तो निश्चित ही जो हमारी देश में राजनीति का तो गुरमीत जी आप ये कह रहे हैं डिलिमिटेशन वाला जानबूझ करके इसके साथ ये रखा गया कि ये पेच फंसे और फिर ये नैरेटिव ऐसा बिल्टअप हो जाए, और अगर हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार का क्या कैलकुलेशन, ये तो वो जानते हो। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि राजनीति में आप किसी भी संभावना को खारिज नहीं कर। कल मोदी जी और अखिलेश यादव ने चाहे मजाक में कहा आपस में एक दूसरे को, मैं देख रहा था कि ये मेरे मित्र है, मदद कर देते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। ये राजनीति में होना आम हो सकता है, उनको इस तरह की कोई वो उम्मीद रही हो, लेकिन क्योंकि टाइमिंग वगैरह इस तरह का था कि विपक्ष, अब मान लीजिए टीएमसी वेस्ट बंगाल में तो अभी वोटिंग होनी है, तो उसकी वजह से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि अगर कोई अब्सटेन करेगा कुछ करेगा तो उसको नुकसान भी हो सकता है। जहां सीधी लड़ाई हो रही है वहां पे आप इस तरह की कैसे करेंगे। तो सरकार, मुझे नहीं लगता कि सरकार को इतनी, सरकार कच्ची है या सरकार का इतना तंत्र कच्चा है, या 14 साल में सत्ता में रहने के बाद मोदी जी की समझ इतनी कच्ची है कि उनको अंदाजा नहीं था कि ये बिल पास कराना मुश्किल है। अगर उन्होंने किया तो नेचुरली राजनीति नैरेटिव से चलती है, तो उसमें अब नेचुरली वो ये कहेंगे, और जैसे हमारी अभी साथी कह रही हैं कि भाई ये जो है होता होता रह गया बात, मतलब एक बार ये लगा रहा था और सब लोगों को कि भाई अगर 29 में ही लागू हो जाए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और चाहे संख्या बढ़ भी जाए, लेकिन चलिए वो भी 270, आज की तारीख में तो केवल 74 है, 10-15% है। और मैं वही बता रहा हूँ ना, किसी भी पार्टी की मंशा, अब आज किसी ने सवाल उठाया था, शायद कांग्रेस की तरफ से कोई बोल रहे थे या कौन थे, अब मुलायम, ये शायद अखिलेश यादव ने उठाया था कि आप बताइए ना कितनी मुख्यमंत्री हैं, तो कौन रोक रहा है। तो राजनीति की सच्चाई ये है, और देश की सच्चाई और मामलों में भी है कि हम एक पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं, जिससे हमें छुटकारा पाने में मुझे लगता है बहुत समय लगेगा। ठीक है। इसी वजह से चाहे और वो आप ये कह रहे महिला हैं कि पढ़ी लिखी हो, राजनीतिक चाहे वो पार्टियां अनपढ़ हो, पॉलिटिकल मैसेजिंग करती हैं और अधिकार के लिए ये उसे राजनीतिक लड़ना उद्देश्य होते हैं। ठीक है प्रियदर्शनी जी, ये इतना आसान नहीं है भाई। वो ये भी तो साथ में कह रहे हैं ना कि अगर मंशा इतनी साफ है तो फिर जो पहले आप 2023 में लाए आप उसको लागू कर दीजिए अभी, और उसके बाद अभी तो आप सेंसस करा ही रहे ना, फिर बाद में जो सीटें बढ़ेंगे तो उस हिसाब से कर दीजिएगा। पहली बात कि आपको लगता नहीं है, देखिए पहली बात तो बाद में करवा देंगे, ये करवा देंगे, सवाल बड़ा लॉजिकल है आयुष जी, लेकिन इसका जवाब देना भी बहुत जरूरी है। देखिए पहली बात कि क्या आपको भी मालूम है कि जब एक लोकसभा की या विधानसभा की जब कार्रवाई होती है तो उस पर करोड़ रुपया लगता है। तो अगर हम एक ही बार में ये काम करें, और सेंसेक्स शुरू हो गया है ऑलरेडी, जनगणना शुरू हो गई है, हरियाणा में भी शुरू हो गई है, तो ये तो मुद्दा है ही नहीं कि आप कब करवाएंगे सेंसस, ऑलरेडी जो प्रक्रिया शुरू हो गई उस पर आप क्या, इसमें तो कोई क्वेश्चन लेकिन परंतु क्योंकि है ही नहीं। दूसरी बात, अभी गुरमीत जी की मैं बातें सुन रही थी, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बोली, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जबकि इस पैनल में भी सारे पुरुष ही हैं और बहुत एजुकेटेड पढ़े लिखे पुरुष हैं, ज्ञानी लोग हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि पैट्रियार्ची जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में, पैट्रियार्ची तो है ना, आज है। और इसका मैं उदाहरण बता देती हूँ, 1957 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब हमारे पास 3% महिलाएं थी लोकसभा में। आज वो आंकड़ा 2026 में भी आयुष जी आज सिर्फ 14% है।
और मेरे मेरे बड़े भाई गगन जी अभी इस समय बोल रहे थे कि इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी जल्दी नहीं है भाई, 75 साल लग गए और हमने लगातार प्रयास किया है। 1994 में जब वडोदरा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई थी, तब हमने उस अधिवेशन में सबसे पहले ये अमेंडमेंट डाला था, ये डाला था कि भाई पहले जो हमारा संगठन है, पहले क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम, आप पहले अपनी जो चंदा है, जो चैरिटी है, वो अपने घर से शुरुआत करते हैं। हमने ये प्रस्ताव डाला था कि भाई अपने संगठन में तो कम से कम 33% हमें देना चाहिए, लेकिन उसके बाद उसको भी करने में हमें 10 साल लगे और 2007 में आते आते जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उसके बाद हम लोगों ने उसको पारित किया 2007 में। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी में मैं बड़े गर्व के साथ बोलती हूँ कि महिलाओं का हर डिपार्टमेंट में 33% आरक्षण है हमारे यहाँ। तो हमने शुरुआत पहले अपने आप से की है, स्वयं से की है। गगन जी से पूछ लीजिए इनके क्या संगठन में 33% आरक्षण है, ओमकार भाई से पूछ लीजिए 33% आरक्षण है इनके संगठन में? नहीं है, जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैं गर्व के साथ ये बात बोल पा रही हूँ कि हमारे यहाँ जो शुरुआत की है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और दूसरी बात मैंने देवीगौड़ा वाला जी तो बता ही दिया, उसके बाद अटल जी के समय पे 98, 99 और 2003 तीनों बार इस बिल को लेके आए हम लोग। पार्टियां जैसे कि समाजवादी पार्टी का जैसे इस समय रुक रहा है, इस समय जैसे आरजेडी का, अब ये बहुजन समाज पार्टी का और कांग्रेस का, इनकी मंशा ही नहीं है। ये घोर महिला विरोधी पार्टियां हैं। इनके परिवार से अगर कोई निकली महिला तब तो ठीक है, जो इनकी बेटी बहू नहीं, लेकिन या फिर प्रदर्शनी जी पत्नी पूरी हो। तरह से इसको कैसे इसके निकालेंगे अलावा भाई? अगर इनको कोई 2023 में तो महिला ये दिखती आपने जो पारित grassroots किया ना, पर- नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जब आप नई संसद में शिफ्ट हुए तो आपने सबसे पहले लाए, आपने उसको पारित भी Correct. किया। ये डीलिमिटेशन वाला जो बिल है उसके साथ में आप उसको क्यों क्लब कर रहे हैं भाई? सर डिलिमिटेशन अगर आप की क्यों वाकई में चाहते हैं तो आवश्यकता है? शुरुआत आप यहीं से कर दीजिए। नहीं, नहीं, डिलिमिटेशन आज delimitation नहीं की तो क्यों होना ही है, आवश्यकता वो सेंसस के बाद आपको मैं करना आपको ही है। बताती हूँ। वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स इशू है नहीं, नहीं, इसका जिसमें जवाब आपको दे दलों को देंगे, साथ गगन लेना भाई, पड़ेगा। ये गगन भाई, पॉलिटिकल इसका जवाब दे ये देंगे। पॉलिटिक ये मुझे 2 पॉलिटिकल मिनट नैरेटिव दीजिए, क्यों मैं कर रहे हैं इसका जवाब प्रदर्शनी दे जी? दूंगी। अगर वाकई में आप लोग चाहते हैं कि Delimitation- महिलाओं को आरक्षण मिले तो 2023 में भी तो जब आप लाए थे तो आप यही सोच करके लाए थे ना। आयुष जी अब मेरे को प्लीज जवाब दे दीजिए सर, प्लीज 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 प्लीज। मैं बता रही हूँ डिलिमिटेशन की क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है हमें, मैं बता रही हूँ। इसका जवाब मैं पहले सेगमेंट में दे चुकी थी। अब मैं और एकदम केजी के क्लास के बच्चे को, जैसे अमित शाह जी ने बोला ना कि केजी के ये क्लास के बच्चे समझाएंगे को समझ देश में आ को। जाएगा, वैसे समझाऊंगी। अब मैं बताती हूँ क्यों आवश्यकता है। भैया मेरे, आप समझो, अगर 5 समझाएंगे और देश 4 को। जिला आ रहे हैं, एक एमपी को काम करवाने के लिए इतने लोगों को रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है, उनके लिए भी असुविधा है और जो जनता है उनके लिए भी असुविधा है। वो प्रॉपर पूरा काम नहीं कर पा रहे। दूसरी बात कि अगर रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा। प्रॉब्लम ये है कि जो भी राष्ट्रवाद का मुद्दा होता है, जहां पे नेशनलिज्म की बात आती है, जहां पे हमें बात आती है कि हम नए लोगों को मौका दें, वहां पे कांग्रेस को और विपक्ष को दिक्कत हो जाती है। दिक्कत ये है, मैं आपको बताऊं इनको, कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो भैया ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेतुके जवाब। वेटेज खत्म हो जाएगा आयुष जी, पप्पू मैं जी कुछ का। कहना चाहता हूँ, काफी समय हो गया, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं नहीं, आप तो बोल ही रहे हैं कब से, कितने समय से तो आप बोल ही रहे हैं। अब मुझे बोलने दीजिए ना। नहीं, लेकिन प्रदर्शनी जी ये क्लॉज बनता नहीं है ना। देखिए अभी भी तो रिप्रेजेंटेशन है ही ना, Delimitation उसके वो बाद भी रिप्रेजेंटेशन तो आज भी उस सीटों पर है। तो उसको आप महिलाओं के साथ अगर क्लब कर देंगे तो ज्यादा बढ़िया है। इसी पर तो आपत्ति है ना कि आप इसको क्यों ऐसे कर रहे हैं। उसमें समय, अगर डिलिमिटेशन में समय लग भी जा रहा है तो उसमें कोई समस्या नहीं है। फोकस ये होना चाहिए ना। 98 में क्या आपत्ति नहीं, थी? फोकस ये होना 2003 चाहिए में कि क्या आपको आपत्ति थी? 33% महिलाओं के लिए अरे, इनकी करना है। आपत्तियां तो खत्म ही नहीं हो रही है। आयुष जी, आपका समय लिमिटेड है, हमारे को समय दीजिए, आपका समय आयुष लिमिटेड जी है। इनसे पूछिए कि जवाब इनको देने का 99 में क्या दिक्कत थी, 98 में क्या दिक्कत थी, 2003 में क्या ठीक है दिक्कत थी? गगन जी इन्होंने अपने समय में क्यों ठीक नहीं है। लेके आए? नहीं, उन्होंने अपने समय में क्या किया इसीलिए तो आप सत्ता में है ना। लेकिन बात यह है ना कि अगर ईमानदारी है तो फिर उसको करना चाहिए ना। गगन जी, आयुष भाई ये बार बार बढ़ चढ़ के बोल रही है हमारी बहन, और पूरा सत्ता पक्ष लगा हुआ है आज इस बात का एजेंडा और मुख्य बात को बनाने में। जबकि बिल किस कारण रुका है, सारे देश ने देखा है और सारा देश देख रहा है, पूरी संसद को, क्योंकि बहुत अहम मुद्दा था। लोगों ने अपने काम छोड़ के संसद को देखा है, कार्रवाई को देखा है। आज आम जनता में चर्चा है शाम तक कि बीजेपी केवल और केवल महिलाओं के नाम पे राजनीति करना चाहती है और महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार उनके पार्टी के संरक्षण में कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारी आरोपित, कोर्ट द्वारा आरोपित, उनको संरक्षण दिया जा रहा है और ये बात कर रहे हैं वहां पर महिलाओं की, सारा देश देख रहा है। अगर जो इन्होंने करना होता तो ये 2023 में कर देते। सारा विपक्ष साथ था, राष्ट्रपति ने कानून बना दिया था, लागू कर दो।
कौन सी बंदूक किसने आपके सर पे रिवॉल्वर रखी हुई है कि आपको अभी 2 दिन में ही वो डीलिमिटेशन वाला करना था, जबकि वो बच्चों का खेल नहीं है, वो बहुत बड़ा एक एजेंडा है, पूरे देश की उससे राजनीति पार्टी राजनीति जुड़ी हुई है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ये बार बार कर रही थी अभी कि कितना अभी 2026 में लोकसभा चुनाव 18वीं लोकसभा के हुए, इनके 2024 में बीजेपी के 240 सांसद बन के आए। महिला सांसद कितनी थी, टिकट कितनी थी, वो अलग बात है, हारी जीती अलग मैटर है। 31 सांसद थी, 12.9% सिर्फ है। राज्यसभा में 106 मैं जवाब देना चाहती हूँ इसका। महिलाओं की भागीदारी केवल 6.6% है। अब आ जाओ इनके मंत्रियों पे, अब तो जो चुन के आगे थे उनमें से ये मंत्री तो बना सकते थे, वो केवल और केवल 6 मंत्री हैं 240 में से। ये महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। अभी मेरे से पूछ रही थी आपने कितने हैं, आपने 33%। आपने दिया क्या महिलाओं को, आपने क्या दिया, कितनी महिलाओं आयुष जी 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट। स्वतंत्र राज्य ठीक है, एक-एक करके बात आ जाए, प्रियदर्शी जी फिर मैं आता हूं। कुल मिला के आयुष भाई, कोई भी महिला आरक्षण के विरोध में पूरा विपक्ष साथ है सरकार के, पहले भी था अब भी है, और पूरी संसद में गगन जी ठीक बात है, लेकिन फिर ये सवाल आप लोगों से भी पूछा जाता है ना। ठीक है, आज तो आप ये कह रहे हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं या उसका कोई पॉलिटिकल स्कोरिंग इनको करनी है। आपके पास बहुत समय था गगन खरोड़ जी, अगर वाकई में ईमानदारी से ये प्रयास होता तो आप भी कर सकते थे ये। मैं कह रहा हूँ आयुष भाई, हम भी पहले लेके आए, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी लेके आए थे, लेकिन वो किस कारण रुका, वो भूतकाल। तो वही तो कह रहा ना गगन जी, फिर ये इफ बट तो हर बार कुछ ना कुछ रहेगा ही ना उसके अंदर। ईमानदारी है, अगर महिलाओं को 33% आरक्षण देना है तब तो डीलिमिटेशन वाला भी कोई चक्कर नहीं था। 2011 में ताजा आप लोगों ने सेंसस भी करवा लिया था, 2010 में राज्यसभा में आपने इसको इंट्रोड्यूस भी कर दिया था, लोकसभा में पारित क्यों नहीं कराया गगन जी आपने? मैं कह रहा रह गया ना। अब इनके पास मौका है, 12 साल से सत्ता में है, 2023 में पास कर दिया, राष्ट्रपति जी ने कानून बना दिया, क्यों नहीं पास कर रहे? हमने संसद में आज भी कहा विपक्ष सारे ने, आप लेके आओ, हम पास करते हैं, स्वागत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि मैं आपको ब्लैंक चेक देता हूं, आप क्रेडिट ले लो और अपनी फोटो भी लगवा लो। वो कैसे कह सकते हैं फोटो लगवा लो, जो अपने स्टेज पे अपनी फोटो के चक्कर में अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को, अपने मंत्रियों को, अपने स्टेट के आयुष जी देश के प्रधानमंत्री के बारे में भाई, ये तो आपको खुला ऑफर दे रहे हैं, उसके बाद भी आप ये बात कर रहे हैं। ठीक है, आप लगा लीजिए ना, वो तो कह ही रहे हैं, तो खुद कह रहे हैं आप लगा लीजिए। बात ये है ना कि ईमानदारी का प्रयास नहीं। अब अपने समय में तो आपने बता दिया कि देखिए हमारे समय में तो ये इफ बट था, इस वजह से नहीं हुआ, लेकिन ये पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रहे हैं, ये बात सही नहीं ना। समय जनता ने आपको भी पूरा और भरपूर दिया था गगन जी, समय आपको जनता ने भरपूर दिया था, और आपको तो मेजोरिटी भी खूब भर के दी जनता ने, लेकिन आप भी कर नहीं पाए उसको। ठीक है ओंकार जी। आयुष जी देखिए, बातें करने और धरातल पर लागू करने में बहुत अंतर होता है। बड़े बड़े लेक्चर देने बहुत आसान है। मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूं, 21 राज्यों में इनकी सरकारें हैं और मात्र एक राज्य में मुख्यमंत्री महिला है, दिल्ली। बाकी कहां गए? अगर लागू करना हर लेवल पे लागू करिए ना, हम भी देख लेंगे। 7 राज्यों में मुख्यमंत्री बना दीजिए महिला, सवेरे बना दीजिए, आपका बिल पास हो जाएगा। और दूसरा, 2024 के चुनाव में बीजेपी ने मात्र 10 महिलाओं को टिकट दिया 90 में से, हमने 14 को दिया, इन्होंने 10 को दिया। 11 को आपने खुद ही बोला था। सुनिए, आप नेट चेक कर लो, देखिए इन्होंने 10 महिलाओं को टिकट दिया, हमने 14 को दिया। आप लागू कीजिए, कौन मना करता है? ये सिर्फ ड्रामेबाजों की सरकार के हाथ में आ गई जनता। अगर लागू करना चाहते हैं, सबसे पहले लागू करके दिखाएं मोदी जी, सबसे पहले दिखाएं। 21 राज्यों में सरकार है तुम्हारी, 7 राज्यों की मुख्यमंत्री महिला लागू करो, सवेरे बदल दो सवेरे, और फिर विपक्ष को बोलो अगर विपक्ष चूं भी कर जाए। और दूसरा, 2023 का बिल आप ही का लाया हुआ है कि ट्रंप ने लाया था, आप क्यों नहीं लागू करते उसको लागू कीजिए। और जब संख्या बढ़ जाएगी सीटों की, जब एक बिल पास हो जाता आयुष जी, 80% सीटें रिजर्व, तो जितनी जनसंख्या के अनुसार सीटें बढ़ेंगी उतनी फिर बढ़ जाएंगी। इसमें क्या दिक्कत है इनको? यह सिर्फ एक ड्रामेबाजों की सरकार है, झूठे आंसुओं की सरकार है, जनता को गुमराह करने वाली सरकार है, और महिला पुरुष के नाम पर डिवाइड करने की कोशिश करने वाली सरकार है। कभी हिंदू मुसलमान, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान, और कभी किसी और नाम पर। ये 4-5 शब्द इनकी डिक्शनरी में से निकाल दो, ये डिबेट पर बैठने के लायक नहीं रहेंगे। हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद, 6 शब्द निकाल दो इनके, ये डिबेट नहीं कर पाएंगे। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करना है। हम इनके साथ हैं,
डिबेट रही, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। ये लागू कीजिए, हम इनके साथ पाकिस्तान हैं। के गुण गाए हम लोग, मतलब अब ये बोल रहे कि हम पाकिस्तान के गुण गाए, बताइए कौन कह रहा है? पेट में रोटी चली जाएगी तुम्हारे? पाकिस्तान को रोज गालियां निकालते हैं, बोलो कितनी निकालनी है? क्या पेट भर जाएगा तुम्हारा? नहीं भरेगा। पेट भरेगा युवा को रोजगार देके, शिक्षित करके भारत को, तब भरेगा। सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी करके आपके चलिए, बच्चे भी ठीक है। कल को आप ये कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक ड्रामेबाजी। ठीक है डॉक्टर गुरमीत जी, ठीक है गुरमीत सिंह जी, ठीक है गुरमीत जी, ये पॉलिटिकल पार्टीज कह तो रही कि भाई जो 2023 में आप लाए थे आप उसके हिसाब से कर दीजिए, हम साथ खड़े हो जाएंगे, और कल को अगर ये होता है तो क्या इसमें फिर कोई वट नहीं होगा, आपको लग रहा है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बढ़िया स्मूथली 2023 में भी ये हो ही गया था। देखिए मैंने तो पहले ही कहा कि अभी तो एक तो पहले तो जब वो बता रहे थे कि उनके 10 थे हमारे 14 थे, तो 14 भी 33% के तो आसपास कहीं नहीं थे और ना 10 थे। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज देखिए 11 थे, अगर 11 थे या 14 थे, मैं कह रहा हूँ दोनों के ही 33% तो नहीं थे ना। ये जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है ये कोई भी पार्टी हो वो नहीं दिखा पा रही है, और इसके पीछे मैंने बताया कि इसको बहुत आसानी से आप खारिज नहीं कर सकते। हाँ ये ठीक है कि हम निराश होकर बैठ जाएं तो वो भी सही नहीं है, बदलाव हो सकते हैं, आगे भी बदलाव हो सकते हैं, लेकिन ये एक निराशाजनक बात है। जो भी हुआ है उसके लिए कोई भी जिम्मेदार है, लेकिन एक बार ये बात होना कि 29 में हो जाएगा और फिर उसके बाद उस बिल का ना पास होना या उसका गिर जाना और फिर अब आपस में एक दूसरे पे दोषारोपण करना, ये इससे पार्टियों को तो हो सकता है इससे मोदी जी अच्छा भाषण दे लेते हैं, वो हो सकता है लोगों को इमोशनल कर पाए, उनको कोई लाभ मिल जाए। ओंकार जी अच्छा बोलते हैं, तर्क के साथ बोलते हैं, इनको कोई लाभ मिल जाए। वो तो अभी ये भी दावा कर रहे थे कि आप मुख्यमंत्री बना दो बिल पास हो जाएगा, तो अब पता नहीं वो उसके बाद भी मुश्किल ही है, शायद ऐसा दावा मुश्किल होता है करना। या कांग्रेस अपना तर्क दे सकती है, तो राहुल करें गांधी गुरमीत आज जी, शुरुआत तो करें, अपने घर पे लागू करें। ये कहते हैं चैरिटी घर से शुरू हमारे होती है। घर में लागू है, हमारी शुरुआत ऑर्गेनाइजेशन में 33% है ओंकार भाई। शुरुआत हमारी में भी शुरुआत असली बात ये है कि नहीं करते कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन अब मैं वही बता रहा हूँ कि अगर वो कोई भाषण दे ले, ये कर ले, राहुल गांधी जी अच्छा बोल लिए, प्रियंका गांधी ने कल स्पीच दी, वो अलग बात है। मुद्दा अब है क्या कि देश की जो महिलाएं हैं वो एक बार पुनः उनको इंतजार करना पड़ेगा, जो वो बहुत लंबे समय से, जैसे वो कह रही है 75 साल से कर रहे हैं। और सब लोगों ने ये बात कई सारे नेताओं ने, चाहे लोहिया जी हो कोर्ट हुए, लोहिया जी भी बहुत कोर्ट हुए, अम्बेडकर जी भी बहुत कोर्ट हुए, और ये बात सब लोग मानते भी हैं। और मैंने तो पहले कहा कि जहां पर भी स्त्रियों को नेतृत्व करने का मौका मिला है, चाहे वो पुलिस अधिकारी के तौर पे हो, चाहे फौज में अब परमानेंट कमीशन की बात हो, या फॉर दैट मैटर अन्य जगहों पे, शिक्षण में हो, शिक्षण में तो पहले ही बहुत है, वहां सब जगह उन्होंने प्रूव, ना सिर्फ प्रूव किया है बल्कि मैं ये मानता हूँ कि किसी भी लिहाज से कमतर तो दूर, वो बल्कि ज्यादा संवेदनशीलता स्त्रियों में पाई जाती है, ये हमें मानना पड़ेगा। तो इसलिए एक अच्छी बात थी, क्योंकि देश की राजनीति के चरित्र से हम सब दुखी हैं। अब उसमें अगर एक बड़ा बदलाव होने वाला था तो उससे लोगों को उम्मीद हो सकती है, वो पुरुषों को भी हो सकती थी। ऐसा तो है नहीं कि जब राजनीति सही नहीं चलती तो उसका जो खामियाजा है वो केवल महिलाओं को भुगतना पड़ता है, वो युवकों को, बेरोजगारों को, अल्पसंख्यकों को, सभी को, किसी को भी जो देश का नागरिक है उसको। तो एक बड़ा वो हुआ, लेकिन जैसे कहते हैं 2 दिन का तमाशा और फिर अपने अपने रास्ते, तो वो वही हो गया। तो अब स्थिति तो जस की तस है, 2 दिन तक बहस हो गई, मुआवजा हो गया, अब दोषारोपण चलता रहेगा, रैलियों में भाषण होते रहेंगे, लेकिन स्त्रियों के हाथ अभी फिलहाल नहीं आया, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। वो कब आएगा, मैंने जैसे फिर कहा कि इसकी भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। जिस दिन राजनीतिक दलों को लगेगा कि हाँ भाई ये बहुत फायदे का सौदा है, क्योंकि मोदी जी तो खुद बोल गए ना कि मुझे तो फायदा है अगर आप विरोध करो तो जब उन्होंने खुद ही बोल लिया तो फिर अब उसके बाद तो क्या कहेंगे, तो वो उसको नेचुरली बुनाएंगे। उन्होंने यही तो कहा कि भाई अगर आप विरोध करेंगे तो मुझे उसका उल्टा फायदा होगा, वो समझाने का उनका जो भी तरीका था या व्यंग था। लेकिन स्त्रियों को आज फिर भी मायूसी हाथ लगी होगी, और स्त्रियां खासतौर पर जो हमारी युवतियां हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, जो ये इसको देख रही थी एक बड़े परिवर्तन के तौर पे, और शायद संभावनाएं भी देख रही होंगी, उन सबको इससे एक बहुत गहरा झटका लगा है। और इसे किसी भी लिहाज से, इसके लिए जैसे मैंने फिर कहा, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, कौन जिम्मेदार है, किसकी गलती है, ये काम पॉलिटिकल पार्टीज आपस में करते रहे मिलके, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इस चीज तो आउटकम कुछ नहीं निकला, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं है, और अब देखते ही हैं कि भविष्य के गर्त में और है क्या। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का अपना समय निकालने के लिए, आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो इंतजार हो रहा था नारी शक्ति बंधन अधिनियम के इस बिल को लेकर के, हालांकि आज ये लोकसभा में पारित तो नहीं हो पाया, लेकिन अब देखना यह है कि इसके आगे जो नए राजनीतिक आयाम है वो किस तरह के नजर आते हैं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।